Welcome you all in online chemistry. Myself is Pradeep Kumar. Today I am going to discuss the chapter States of Matter of class 10+1 और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंट्रोडक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and this is the part 1 of this chapter. Now what are the objective of these chapters? इस चैप्टर को पढ़ने से हमें किस किस बारे में नॉलेज हो जाएगी, चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि जो मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती है वो किसकी वजह से होती है। दो फैक्टर्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। इन्हीं की वजह से, इनकी बैलेंसिंग की वजह से जो है मैटर की स्टेट डिसाइड होती है। एक तो हमें इस बारे में पता चलेगा कि कैसे डिसाइड होती है, और जो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस। जो आइडियल गैसेस है उनके बिहेवियर को कौन कौन लाज जो है वो गवर्न कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो गैस के लॉज हैं हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में ये कैसे अप्लाई होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस, और जो रियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, किन गैसेस को हम रियल गैसेस कहते हैं, किन को हम आइडियल गैसेस कहते हैं। सो दिस वर द ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो इन इंट्रोडक्शन पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि सिंगल पार्टिकल जो मैटर का होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब कैन यू नेम दिस, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ मैटर के सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर शेप है, पोलैरिटी है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, एटम का साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, मॉलिक्यूल की शेप कैसी है या मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसी है, कितनी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ सिंगल पार्टिकल के ऊपर, मैटर के सिंगल पार्टिकल के ऊपर। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो किसके साथ जुड़ी होती है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स। कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होते हैं किसी भी मैटर के, उनकी एसोसिएशन होती है तो उनसे भी प्रॉपर्टीज निकलती है। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि क्या किसी लिक्विड का एक मॉलिक्यूल बॉइल कर सकता है या नहीं कर सकता है, so what will be your answer? The answer will be no, but the bulk boil। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक स्टेट में आएंगे वो, तभी वही चीज बॉइल करेगी। जैसे लिक्विड स्टेट में जब कोई सब्सटेंस है तो लिक्विड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल्स कितने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड स्टेट को में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लिक्विड बॉइल करता है, ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल। इसी तरह से कैन एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेट द क्लॉथ, पानी का एक मॉलिक्यूल क्या कपड़े को भिगो सकता है, तो इसका भी क्या आंसर होगा, नो। द कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द वेटिंग प्रॉपर्टी। अब वेटिंग प्रॉपर्टी किसकी है, कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, लिक्विड स्टेट में आते हैं, तो वही पानी को कपड़ों को भिगो सकते हैं। सो वी नो द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में पता है। व्हाट आर दीज, जेन्युइन सा क्वेश्चन है। आइस विच इज इन सॉलिड, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। गैसियस स्टेट में किस रूप में, वाटर वेपर के रूप में, और स्टीम के रूप में वाटर एग्जिस्ट करता है। Whether the physical properties of ice, water और steam are same or different। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें पानी की इन 3 स्टेट्स, आइस, वाटर और स्टीम की,
तो क्या ये एक जैसी होती है, अलग अलग होती है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। व्हाट अबाउट द केमिकल कंपोजिशन? इन तीन स्टेट्स में वाटर की कंपोजिशन कैसी रहेगी? क्या एक जैसी रहेगी या अलग अलग होगी? इन तीनों स्टेट्स में वाटर की जो कंपोजिशन है दैट विल रिमेन द सेम, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल H2O. The characteristics of the three states of water, it will depend upon the energies of the molecule and on the manner in which the water molecule aggregates. अब ये जो तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया या गैसियस स्टेट में आ गया, इनकी करैक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी कितनी है और वो किस रूप से एग्रीगेट हो रहे हैं, किस रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन कैसी है इनकी। इसी तरह सेम इज ट्रू फॉर अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंसेस के लिए भी ऐसा ही होता है। अब बात आती है हमारे पास वेदर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस विद द चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बदल जाती है तो क्या उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? नो, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बदलने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, लेकिन एक चीज बदलती है, वो क्या है? व्हाट अबाउट द रेट? रिएक्शन का रेट बदलेगा या नहीं बदलेगा? चेंज आएगा उसमें या नहीं आएगा स्टेट्स के साथ? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट। रिएक्शन का जो रेट है वो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लर्न मोर अबाउट दीज थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर और पर्टिकुलरली द गैसियस स्टेट। वैसे तो तीन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलर हम गैसियस स्टेट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा हम इसको गैसियस स्टेट को ही इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टू बिगिन दिस, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल, बिकॉज अ बैलेंस बिटवीन दीज डिटरमाइंस द स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है? कि मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी है, मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन कैसी है, कैसे एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, या उनकी जो थर्मल एनर्जी है जो पार्टिकल के मोशन की वजह से, उसका क्या प्रभाव है। क्योंकि यही चीजें हैं जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करती है। इन्हीं के बैलेंसिंग की वजह से किसका मैग्नीट्यूड कितना है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि सब्सटेंस की स्टेट कैसी होती है। तो हमें ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, व्हाट आर दीज? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। और इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। दो टाइप की फोर्सेस जो इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल कौन है? मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल। तो किसी भी सब्सटेंस में एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अट्रैक्टिव इंटरेक्शन या अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, रिपल्सन को हटा दो, अट्रैक्शन को कंसीडर करो, इसको हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। और क्यों कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस? इन द ऑनर ऑफ डच साइंटिस्ट जोहानेस वैन डर वाल। डच के साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के ऑनर में हम इसको वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये नाम दिया था, उन्होंने ये डिस्कवर की थी। सो वैन डर वाल फोर्सेस वेरी कंसिडरेबली इन मैग्नीट्यूड एंड आर ऑफ थ्री टाइप्स। वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ठीक ठीक होता है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये तीन प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की हैं ये? 3 टाइप्स की। हम यहाँ टेबल से देखेंगे। वन डर वाल फोर्सेस, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, सेकंड है डाइपोल डाइपोल फोर्स, और थर्ड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो 3 टाइप की वन डर वाल फोर्सेस है हमारे पास। डिस्पर्सन फोर्स, इसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। व्हाट आर दीज? Atoms and non-polar molecules. These are electrically symmetrical. What is the meaning of this electrically symmetrical? Atoms या non-polar molecules. आपको पता है एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन आपको ये भी पता है कि एटम के अंदर 2 टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एटम की न्यूक्लियस के ऊपर, और नेगेटिव जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती कैसे है? अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब होती है जब वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होती है। अब इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिक का मतलब कि जब जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उस सारे नेगेटिव चार्ज का सेंटर, जब वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं तभी एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। और मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होता है। मॉलिक्यूल में क्या है? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। उन सभी एटम्स का पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर्स जब वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड किए होते हैं तभी जो है मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होता है। और इस तरह के मॉलिक्यूल में किसी तरह का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है वो उसके चारों तरफ जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एटम है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। सेंटर में इसके न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी ये 2 एटम्स हैं, इनसे मॉलिक्यूल बना हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और इन दोनों के पॉजिटिव का सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर आएगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम का भी है, दूसरी एटम का भी है, दोनों का ज्वाइंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव सेंटर भी कहाँ आएगा? यहाँ पे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम के अंदर। ये एटम के अंदर है और ये मॉलिक्यूल के अंदर है। एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल, इस तरह से इनका डाइपोल मोमेंट कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। ये इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है, एटम भी और मॉलिक्यूल भी। दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। लेकिन बट ए डाइपोल में डिवेल्प मोमेंटरली इवन इन सच एटम और मॉलिक्यूल। इस तरह के एटम और मॉलिक्यूल में भी डाइपोल क्रिएट हो सकता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मोमेंट के लिए। अब कैसे? आप यहां पे देख सकते हैं, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। इनमें क्या होगा? अभी तो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इलेक्ट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है यहाँ पे। लेकिन अब क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इधर को ज्यादा आ गया है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर को ज्यादा आ गया। अब इधर को इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? इनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे तो इधर को पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। और मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होगा, और इस तरह से इनमें डाइपोल क्रिएट हो जाता है। सपोज वी हैव 2 atoms A and B which are close to each other. Now it may so happen that momentarily electron charge distribution in one of the atoms, say A, become unsymmetrical. होगा क्या कि 2 एटम्स हैं हमारे पास A और B, उनमें से सपोज करो कि एक एटम A में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्षण के लिए अनसिमेट्रिकल हो जाता है।
तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन द एटम ए फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हुआ तो उसमें क्या है, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो एटम ए में इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और वो एटम बी के साथ जुड़ी है, बी के साथ है क्लोज। सो दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और इसको हम ट्रांजिएंट डाइपोल भी कहते हैं, इट विल डिसऑर्डर्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द अदर एटम बी। ये क्या करेगा, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल या ट्रांजिएंट डाइपोल इसके साथ जो लगती दूसरी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी डिस्टर्ब करेगा। मतलब इसका पॉजिटिव सिरा जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और उसके जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसको दूर धकेलेगा। तो इससे क्या होगा कि एटम बी में भी एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ए में इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना और बी में उसकी वजह से, क्योंकि बी ए के नजदीक है, उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया। सो दीज आर एटम, टू एटम्स ए एंड बी। और इसमें क्या है, स्टार्टिंग में इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक क्षण के लिए क्या होता है कि इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है और इसमें क्या है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये क्या करेगा, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको डिस्टर्ब करेगा। इसमें आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और इसकी वजह से इसमें भी क्या हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के नजदीक थे। इधर को पॉजिटिव आ गया, इधर को नेगेटिव, तो इसके पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया, न्यूक्लियस को दूसरी तरफ धकेल दिया। तो इसके ऊपर भी डाइपोल क्रिएट हो गया और इसके ऊपर भी डाइपोल क्रिएट हो गया। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। तो एक किस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द टेम्पररी डाइपोल ऑफ ए एटम ए एंड बी अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब टेम्पररी डाइपोल बने ए और बी के बीच में, ए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से सिमिलरली द टेम्पररी डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल आल्सो। मॉलिक्यूल के बीच में भी ऐसा ही होता है। ये तो एटम का एग्जांपल था, मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होगा। मोमेंटरली क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, वो साथ लगते वाले मॉलिक्यूल में भी पोल क्रिएट कर देगा, जिसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोल प्ले करती है। So this force of attraction was first proposed by the German physicist Fritz London। सबसे पहले इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसने एक्सपीरियंस की थी, जर्मन का जो फिजिसिस्ट है फ्रिट्ज लंदन, उसने। तो इसी तरह से उसी के नाम के आधार पे फॉर दिस रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू टेम्पररी डाइपोल इज नोन एज लंदन फोर्स। तो इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। और दिस इज द पिक्चर ऑफ Fritz London। Another name for this force is dispersion force, और इसको हम dispersion force के नाम से भी जानते हैं। तो लंदन फोर्स, dispersion force एक ही बात है। These forces are always attractive। इनका नेचर कैसा है, ये attractive forces है ये। Their interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between the two interacting particles। इनकी जो इंट्रैक्शन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका कौन सा, सिक्स्थ पावर। अगर आर जो है इनके बीच में दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है तो इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/r की पावर 6। अब बात आती है कि जो इंट्रैक्शन एनर्जी है ये क्या चीज है। So interaction energy between the two molecules A and B, it is determined as the difference between the energy of the dimer। जब ये मॉलिक्यूल बना है A और B, जब ये इकट्ठे हुए हैं, इनकी एनर्जी and the sum of the monomers energy EA and EB, EA और EB की अलग अलग एनर्जी, उनका सम, मतलब डाइमर की एनर्जी और अलग अलग मॉलिक्यूल की
एनर्जी के सम का डिफरेंस, उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। सो दीज फोर्सेज आर इंपॉर्टेंट ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंस। कितनी दूरी तक के एग्जिस्ट करती है? अप्रोक्सीमेटली 500 पिकोमीटर, एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। और इनका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या स्ट्रांग होगी, वीक होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल की पार्टिकल की पोलराइजिंग पावर कितनी है, उसकी वो कितना पोलराइज हो सकता है। अगली टाइप की जो फोर्स है हमारी, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या है? दे एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग परमानेंट डाइपोल। इस तरह की फोर्सेस कहाँ एग्जिस्ट करती है? जब मॉलिक्यूल के ऊपर परमानेंट डाइपोल है, टेम्पररी नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, इंड्यूस्ड नहीं है, परमानेंट डाइपोल है मॉलिक्यूल के ऊपर। तो एंड्स ऑफ द डाइपोल पोसेसेस पार्शियल चार्जेस। डाइपोल के जो एंड हैं उनके ऊपर पार्शियल चार्जेस होते हैं, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ए बी से बना हुआ है, ए बी से बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस मॉलिक्यूल में भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होता है, इनके ऊपर परमानेंट डाइपोल है, तो इनके बीच में एक का पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे का पार्शियल नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब यहाँ पे ये जो पार्शियल चार्जेस हैं, दीज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये जो पार्शियल चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड एक यूनिट मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उससे कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो इससे कम होता है। These polar molecule interact with the neighboring molecules। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द टू HCl मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि HCl मॉलिक्यूल के ऊपर भी परमानेंट डाइपोल होता है। HCl मॉलिक्यूल, दूसरा HCl मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी क्या है? परमानेंट डाइपोल है। आप देख रहे हैं पार्शियल चार्जेस हैं, और इसका Cl वाला सिरा इसके हाइड्रोजन वाले सिरे को अट्रैक्ट कर रहा है। पार्शियल चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह की जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग देन लंदन फोर्स बट इज वीकर देन द आयन आयन इंटरेक्शन बिकॉज ओनली द पार्शियल चार्जेस आर इन्वॉल्व्ड। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है, जो हमने अभी लंदन फोर्स पढ़ी, उससे तो क्या होता है? उससे ज्यादा होती है ये, लेकिन अगर हम आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो उससे ये कम होती है, क्योंकि वहां पे तो कंप्लीट चार्ज होगा, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज से कम मैग्नीट्यूड होता है पार्शियल चार्ज का। द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। जैसे जैसे डाइपोल के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी। अगर डाइपोल या मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूरी पे हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, अगर नजदीक होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। द इंटरेक्शन एनर्जी, अब इनकी इंटरेक्शन एनर्जी कैसे वेरी करती है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो दूरी है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, अगर पोलर मॉलिक्यूल एक जगह पे खड़े हैं, स्टेशनरी हैं, जैसे सॉलिड में है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁻³ एंड दैट बिटवीन द रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल रोटेशन में है, रोटेट हो रहे हैं, तो कितने के प्रोपोर्शनल होती है ये? 1/r⁶। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। तो इंटरेक्शन एनर्जी सॉलिड स्टेट में 1/r⁻³ है, और अगर रोटेशनल मॉलिक्यूल हैं तो उनमें ये 1/r⁶ के बराबर है। बिसाइड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है ही पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, दे कैन इंटरेक्ट बाय द लंदन फोर्सेज आल्सो। इनमें लंदन फोर्सेज भी डेवलप होती हैं।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है ही, साथ में लंदन फोर्स भी डिवेल्प होती है जिसको हम फ्रैक्शनल मोमेंटरी फोर्स बोलते हैं. So thus cumulative effect is that the total of the intermolecular forces in the polar molecule increases. और इसका जो इकट्ठा प्रभाव है उसमें क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ जाती है. एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, साथ में लंदन फोर्स भी है, तो दो टाइप की फोर्सेज हो गई और दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, इसलिए टोटल मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाता है. अब जो हमारे पास तीसरी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज. What are these? इस तरह की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कहाँ होती है? They operate between the polar molecule having permanent dipole and the molecule lacking permanent dipole. ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके ऊपर परमानेंट डाइपोल है और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके ऊपर डाइपोल नहीं है. तो एक परमानेंट डाइपोल, दूसरा जिसके ऊपर डाइपोल नहीं है, उन दोनों के बीच में इस तरह की फोर्स एग्जिस्ट करती है. अब कैसे एग्जिस्ट करती है? परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस द डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. अब जब डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल के साथ अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल रखा है, अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं, कोई डाइपोल नहीं है उसमें, तो ये क्या करता है कि इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी डाइपोल क्रिएट कर देता है. डाइपोलर वाले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा क्या करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उसके पॉजिटिव पार्ट को अपने से दूर धकेल देता है. अब उसमें भी सेपरेशन हो गई चार्जेस के सेंटर की, तो इस तरह से उसमें भी जो है डाइपोल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल. दस एन इंड्यूस्ड डाइपोल इज डेवलप्ड इन द अदर मॉलिक्यूल. यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है. अब आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस होते हैं. हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल क्लोरीन के क्लोज में जाएगा, अब ये देखिए इसका नेगेटिव चार्ज है इधर को, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के पॉजिटिव सेंटर को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ धकेलेगा और इस तरह से क्या होगा, इसके ऊपर भी पार्शियल चार्जेस डिवेल्प हो जाएंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्शियल चार्जेस डिवेल्प हो गए हैं इसमें, इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरी तरफ धकेल दिया. तो इसमें ये परमानेंट डाइपोल था, इसमें ये डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी. इसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. अब इसमें भी जो इंटरेक्शन एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल. Induced dipole moment depend upon the dipole moment present in the permanent dipole and the polarizability of the electrically neutral molecule. Induced dipole moment मॉलिक्यूल के ऊपर जो डाइपोल क्रिएट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के ऊपर पहले डाइपोल की पावर कितनी है, परमानेंट डाइपोल की, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है, वो कितना पोलराइज हो सकता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज कैन बी इजीली पोलराइज्ड. अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल का अगर साइज बड़ा है तो उसको आसानी से पोलराइजेशन की जा सकती है उसकी, और पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी. हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन. तो इस तरह से हाई पोलराइजेबिलिटी अगर हो जाती है तो उससे अट्रैक्टिव फोर्स की इंटरेक्शन बढ़ती है. सो इन दिस केस ऑल्सो कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ द डिस्पर्सन फोर्स एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट. यहाँ पे भी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होने के साथ साथ जो है वो डिस्पर्सन फोर्स भी अट्रैक्ट करती है और यहाँ पे भी जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है. हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हमारे पास बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्योंकि ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक स्पेशल केस है. दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. आपने ये पहले भी पढ़ा है, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ स्टडी कर लेते हैं. दिस इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स इन विच द हाईली पोलर NH, OH, HF बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. किस प्रकार के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है? जिनमें
हाईली पोलर बॉन्ड होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो पोलर बॉन्ड बन जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, NH का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF इन सॉलिड स्टेट, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी बिटवीन 10 to 100 किलो जूल पर मोल। अगर आप इसकी एनर्जी की बात करें तो कितने से कितने किलो जूल पर मोल तक होती है, 10 से लेके 100 किलो जूल पर मोल तक होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इसके जो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है, और उसी के ऊपर इनका फंक्शन डिपेंड करता है। एज यू नो, जैसे आपके पास ये प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये आपके पास जो येलो में है दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसमें भी दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट विल डिटरमाइंड बाय द कोलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है, और दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन होती है। नाउ व्हाट इज द रीजन दैट द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। लिक्विड और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, या दे आर वेरी हार्ड टू कंप्रेस। इसके पीछे क्या कारण है? इन दिस स्टेट्स द मॉलिक्यूल्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। इन स्टेट्स में होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज एग्जिस्टेंस शो करते हैं, और उससे क्या होता है कि इनके बीच में देयरफॉर दे रेजिस्ट फर्दर कंप्रेशन। अगर हम उनको दबाएंगे तो आगे कंप्रेशन नहीं होगा, दे विल रेजिस्ट, एज दैट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द रिपल्सिव इंटरेक्शन। अगर हम उनको दबाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट हो जाएगी। When the two molecules are brought into close contact with each other, along with the attraction, the repulsion between the electron clouds and that between the nuclei of the two molecules also come into play. अब होता क्या है कि जब हम दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन साथ में उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होती है। एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई को रिपेल करेंगे। तो जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो रिपल्सन पावर बढ़ती है, रिपल्सन बढ़ेगी तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सन राइजेस वेरी रैपिडली एज द डिस्टेंस सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। अगर हम इनको कंप्रेस करेंगे तो उनके बीच में जो दूरी है वो कम होती है, कम होगी तो रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, इसलिए हम उनको जो है वो कंप्रेस नहीं कर पाते। सो दिस इज द रीजन, सो दिस इज द रीजन दैट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। तो उसके बाद आती है हमारे पास थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? द थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी arising from the motion of its atoms or molecule. एटम और मॉलिक्यूल के मोशन से जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी बॉडी की या सब्सटेंस की, अगर टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल एनर्जी भी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
It is the measure of average kinetic energy of the particle of the matter and is thus responsible for the movement of the particle. और इसी की सहायता से या इसी से हम मॉलिक्यूल की मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं और यही पार्टिकल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्मल एनर्जी की वजह से ही पार्टिकल की मूवमेंट होती है और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, थर्मल मोशन कहते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल इंटरेक्शन, ये जो दो फैक्टर्स हैं आपस में मिलकर के दे डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती है, ये मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नजदीक लाती है और थर्मल एनर्जी क्या है, अब मोशन की वजह से है तो ये मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर ले जाती है, दूर ले जाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो तीन स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो इन्हीं दो फैक्टर्स की बैलेंसिंग की वजह से होती है। कौन कौन से फैक्टर हैं ये, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी, इन्हीं की बैलेंसिंग की वजह से तीन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। व्हेन द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर वेरी वीक, जब मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बहुत वीक होती है तो जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक द लिक्विड और सॉलिड अनलेस द थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। तो जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, ना तो वो लिक्विड स्टेट में जाएंगे और ना ही सॉलिड स्टेट में जाएंगे, अगर हम उनकी थर्मल एनर्जी को कम नहीं करेंगे। अब थर्मल एनर्जी को कैसे कम करेंगे, उसका टेम्परेचर कम कर दो, थर्मल एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो किसी भी सब्सटेंस को गैस से लिक्विड में बदलने के लिए, लिक्विड से सॉलिड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ सके, उसकी स्पीड, उनकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो सके। Gases do not liquefy on compression only, although the molecules come very close to each other, and intermolecular forces operate to a maximum. गैस जो है सिर्फ कंप्रेशन से ही लिक्विड में नहीं बदलती है, क्यों, चाहे उनके मॉलिक्यूल कितने ही क्लोज क्यों ना आ जाए, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चाहे मैक्सिमम लेवल पे ऑपरेट करें, लेकिन वो लिक्विड में नहीं बदलती है। कब तक नहीं बदलेगी, जब तक उनकी थर्मल एनर्जी जो है उसको कम नहीं किया जाए बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। द गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड और गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड व्हेन द थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। जब हम इनकी थर्मल एनर्जी को टेम्परेचर कम कर देते हैं तो गैसेस को आसानी से लिक्विड में बदला जा सकता है। Predominance of the thermal energy and molecular interaction energy of a substance in a three state, तीन स्टेट्स में थर्मल एनर्जी और मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन कैसे होती है। देखिए, अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में बदलती है, लिक्विड जो सॉलिड में बदल जाती है, लेकिन साथ में ही सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कब बदलेगी, जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। तो आपको अगर किसी गैस को लिक्विड में बदलना है या लिक्विड से सॉलिड में बदलना है तो पहले तो थर्मल एनर्जी कम करनी पड़ेगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है बैलेंसिंग ऑफ थर्मल एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।